नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चलो आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में 5वां जो चैप्टर है स्वराज्य की नींव उसे पढ़ने वाले हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए। 5वां पाठ है स्वराज्य की नींव। उसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। उसका साहित्य प्रकार है एकांकी। मित्रों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का थोड़ा कुछ परिचय समझेंगे। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ली है और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की है। मित्रों, आगे कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और उनका जो बाकी का कार्य है वो दिल्ली में ही रहकर उन्होंने पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में अपना योगदान दिया है। आपने यानी कि लेखक ने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। ये जो सब रचनाएं हैं, ये रचनाएं लेखक ने की है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो उनका उपन्यास है मित्रों, संघर्ष के बाद जो उनका कहानी संग्रह है, नवप्रभात, डॉक्टर आदि उनके नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक उनके एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। मित्रों, ये हुआ लेखक का परिचय। अब हम विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही उनकी जो स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय भावना जो है उसे देखेंगे। स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर उनकी रचनाओं में हमें प्रमुख रूप में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया है। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो साहित्य रचा है मित्रों, वह साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़कर रचा है मित्रों। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है। उन्होंने जो अपनी रचना की है उस रचना में उन्होंने अपनी भाषा को सरल बनाया है। मित्रों, आगे हम इस एकांकी का छोटा सा परिचय देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव यानी कि अपने राज्य की नींव। नींव એટલે કે ઇમારત। આપણે જ્યારે કોઈક ઇમારત ઊભી કરવાના હોય છે ત્યારે આપણે એનો પાયો નાખીએ છીએ मित्रों। जो लेखक है, ये लेखक ने इस एकांकी में समझाया है कि स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष की कहानी यानी कि कथा है, इसमें उसका वर्णन किया है। स्वराज्य की नींव रखने में, स्वराज्य की जो नींव है उसे रखने में स्त्रियों ने जो अपना योगदान दिया है उसका भी वर्णन इस एकांकी में किया गया है। स्त्रियों की भूमिका जो है उस भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। इस एकांकी में जो पात्र लिए गए हैं, मुंडर, रानी लक्ष्मीबाई आदि, ये जो स्वराज्य की नींव है, इस स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही उन्होंने अपना त्याग दिया है, भले ही प्राप्त नहीं हुआ स्वराज्य, लेकिन उन्होंने जो त्याग दिया उस त्याग के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ,
लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर अपना जो स्वराज्य है उस स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में, लोगों के हृदय में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यानी कि भले ही त्याग दिया है और स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है, इस कार्य के जरिए उन्होंने जनमानस में, लोगों के हृदय में और देश प्रेम व नव जागरण की भावना को, लोगों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाया है मित्रों। तो स्वराज्य की नींव एकांकी में लेखक ने हमें यही बात समझाई है कि भले ही अपने जो त्याग दिया है, अपना त्याग देकर भी हमें स्वराज्य भले ही प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन हम उस स्वराज्य की जो नींव है, उस नींव के पत्थर तो बन सके हैं और इसके जरिए हमने लोगों में क्या किया है, तो अपना एक देशभक्ति का जो प्रेम है उसे बनाए रखा है मित्रों। तो ये है स्वराज्य की नींव एकांकी का एक छोटा सा परिचय। मित्रों, अब हम इस एकांकी में जो मुख्य पात्र है, जैसे लक्ष्मीबाई, मुंडर, तात्या, जोही, रघुनाथ राव, सेनानायक आदि जो पात्र है, इनके जरिए लेखक ने इस स्वराज्य की नींव को हमें समझाया है मित्रों। तो स्वराज्य की नींव पाठ की शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा परिचय देखेंगे। तो रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। पहले तो रंगमंच पर हम क्या कर सकते हैं, युद्ध भूमि को सजा के रख सकते हैं, उसको अंकित कर सकते हैं। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है, कैंप है वो भी पास में ही है मित्रों। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में कुछ कहना है में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। देखो मित्रों, पहले ही बताया कि इस स्वराज्य की नींव एकांकी में स्त्रियों की जो भूमिका है वह भूमिका मुख्य रही है। तो यहाँ पर जब मंच पर प्रवेश करती है तो उत्तेजित होकर दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों के वेश में हमें दिखाई देती है। अब हम इस एकांकी के जो पात्र है उनके जरिए इस एकांकी का अभ्यास करेंगे, उसे समझेंगे मित्रों। आप भी ध्यान से सुनना। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही, उद्गार आश्चर्यचकित होकर कहती है जूही से कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दौड़ चली जाती है। लक्ष्मीबाई जूहीने कहे छे उद्गार रूपे के मारा जोटा जोटा सूठी सूट थई गयो जूही, આજે મારા વિસ્તાર છે ઝાંસી, કાલપી, ગ્વાલિયર કहाँ ગઈ પરંતુ મંજિલ હે કે આજે નામો આપવામાં આવેલા છે અને કહેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આજે પણ આ મારા જે સ્થળો છે, જે નામ છે ઝાંસી, કાલપી અને ગ્વાલિયર, એ પાસે આવીને પણ દૂર ચાલ્યા જાય છે મિત્રો। સ્વરાજ્યની નીવ એટલે કે એમના રાજ્યના નીવ જે ઇમારત છે એને અનુલક્ષીને લક્ષ્મીબાઈ જોઈને કહે છે। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। मारू जे आ स्वराज्य है एने हूँ मारा नजदीक आवता जोऊँ छूँ, पण खबर नहीं कि आ हिमालय जे छे जे अडग ऊभो छे ए मने नडी जाय छे। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें ठपेटे मारने लगती है। लक्ष्मीबाई जूही ने कहे छे कि ज्यां हूँ
પાસ કરી લઉં છું હિમાલય જે મને અડી રહ્યો છે એને જ્યારે હું પાસ કરું છું તો આ વિશાળ આ જે મહાસાગર છે એ મને નડી જાય છે. એની જે ડરાવની લહેર જ્યારે મોજા ઉછળે છે ત્યારે એનો અવાજ આવે છે. તો આ જે મહાસાગર છે એની ડરાવની બિહામણી જે લહેરો છે એ મને એમ કે એની જે ઠપેડું એનો જે અવાજ છે એ મને નડી જાય છે. सारा आकाश उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं कि हूँ ए लहरों साथे टक्कर लઉં છું तो नाविक ઊંઘી જાય છે, सो जाते हैं. देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो. क्षितिज જેનો કોઈ છેડો નથી. શું કહે છે લક્ષ્મીબાઈ? જૂહી ત્યાં છો. कैसी लप लपाटी हुई लपटे उठ रही है. लपाई लपाई ने आ लहरों उठी रही छे. सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है. घटाओथी आ आकाश जे छे ए आखुं छवाई गयेलुं छे. प्रलय की भूमिका है लेकिन राव साहब की रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है. प्रलय कहीए ने कि अपना धरती पर धरतीकंपना रूप में पण प्रलय आवे छे, युद्धना रूप में पण आपणे एने प्रलयनुं नाम आपी सकीए. तो शुं कहे छे लक्ष्मीबाई? जोईने कहे छे कि अत्यारे जे प्रलय छे ए प्रलय आववानो छे त्यारे प्रलय की भूमिका है. हमणानो समय प्रलयनो छे परंतु एम के आ राव साहेब जे छे ए खबर नहीं केम रक्तमंडलनी छायामां लोहीथी खरदायेली छायाओमां ऐसो आराम में मशगूल है. भोगविलास में मशगूल छे, ध्यान आपता नथी. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है. एक गुस्सा में आवता आवता आवेश में आवी जाय छे लक्ष्मीबाई, परंतु सहसा अचानक शब्दार्थ छे. अचानक चूप थई जाय छे. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है. जूही पण महारानीनो जवाब आपवा माटे पोतानुं मोढुं खोले छे कि मारे कंई कहेवुं छे, पण त्याज फरी लक्ष्मीबाई शुं करे छे? कंईक कहेवा मांगे छे, कंईक बोली उठे छे. जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. पोतानी जे झांसी छे के छे, हे जूही हूँ मारी झांसी आपीश नहीं. लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही. मारे मारी झांसी ने आपवी न हती, परंतु आजे मारी झांसी छे, अमारुं जे राज्य मारुं स्वराज्य छे ए मारा हाथमांथी निकળી गयुं. कोने कहे छे? जूहीने. सहसा तीव्र होकर तेजित थईने तीव्र थईने नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. आगे लक्ष्मीबाई जूही से क्या कहती है? नहीं नहीं मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. मैं अकेली हूँ लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी. जूही ने शू कहे छे कि भले हूँ एकली छूं मारा स्वराज्यनी लड़त माटे, परंतु एथी हूँ मारी झांसी ने आपीश नहीं. मित्रों, आम झांसीनी रानी लक्ष्मीबाई अने जूही बंने वच्चे आ संवाद चाले छे कि अत्यारे एक प्रलयनी भूमिका आवीने ऊभी छे, ते छतां पण शुं छे, घणा लोको रक्तमंडलमां प्रवेशेला छे जे पोते भोग विलासनी अंदर अत्यारे पण राव साहेब छे ए एमां जागता नथी, ए पोतामां ज रच्या पच्या छे. तो आ जे संवाद छे ए जूही साथे रानी लक्ष्मीबाई करी रही छे. जूही कौन कहता है? कौन कहे छे आप अकेली है महारानी के तमे एकला छो महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? जूही जवाब आपे छे रानी लक्ष्मीबाई ने के कौन कहे छे के तमे एकला छो? जूही कहे छे
તમે એકલા નથી, તમે તો ગીતાનો અભ્યાસ કરો છો, એમ કે તમે ગીતા વાંચેલી છે, જે આપણું પવિત્ર એક પુસ્તક છે, ગ્રંથ છે ભગવદ્ ગીતા મિત્રો, જેની અંદર 18 અધ્યાયોમાં એ વહેંચાયેલી છે મિત્રો. તો જોઈ લક્ષ્મીબાઈને હિંમત આપે છે કે તમે એકલા નથી, તમે ગીતા વાંચી છે, તમને નિરાશા થવી જોઈએ નહીં. એટલી તાકાત છે મિત્રો ગીતામાં કે જેણે પણ એનો અભ્યાસ કર્યો હોય, જેને ધ્યાનથી એને વાંચ્યું હોય ને, એને ક્યારેય ડર લાગવો જોઈએ નહીં. એટલે જોઈએ એ બાબત કોને સમજાવે છે? રાણી લક્ષ્મીબાઈને, કે તમે મહારાણી એકલા છો એવું કે કહો છો, પરંતુ એવું નથી. તમે ગીતા વાંચી છે માટે તમે હિંમતવાન છો, તમારે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. લક્ષ્મીબાઈ, મેં નિરાશ નહીં હું, હું નિરાશ નથી. मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, अडग विश्वास છે. જોઈને કહે છે લક્ષ્મીબાઈ કે હું ક્યારેય નિરાશ નથી થતી, હું જાણું જ છું કે હું ઝાંસી ક્યારેય કોઈને આપીશ નહીં, એને લઈને જ રહીશ. लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? શું કહે છે જુહીને કે તું નથી જાણતી કે એ દિવસે બાબા ગંગાદાસે મને શું કહ્યું હતું? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते. समझावे छे जूहीने કે બાબા ગંગાદાસે શું સમજાવેલું કે જ્યાં સુધી આપણે આ સમાજની અંદર, આપણા સમાજની અંદર જે ઊંચ નીચના ભેદભાવો છે, એ જે ઊંચ નીચના ભેદભાવો છે એ જ્યાં સુધી દૂર થશે નહીં અને લોકો એ ઊંચ નીચના ભેદને મિટાવશે નહીં, જબ તક હમ વિલાસ પ્રિયતા, ભોગ વિલાસમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીશું અને એને છોડીશું નહીં, ત્યાં સુધી જન સેવક અને કે લોકોના સેવક નહીં બની શકીએ. આપણે આ બધી બાબતોને પહેલાં તો બહાર કાઢવી પડશે. જો એ નીકળી જશે, મનની અંદરથી ભોગ વિલાસિતા નીકળી જશે અને આ જે છૂઆછૂટનો જે ભેદ છે, ઊંચ નીચનો જે ભેદ છે એ નીકળી જશે, તો જ આપણે સાચા અર્થમાં એક સેવક બનીશું, જન સેવક બનીશું મિત્રો. એવું લક્ષ્મીબાઈ જોઈને કહે છે. तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता. જ્યાં સુધી આપણે આ બાબતોને છોડીશું નહીં, હિંમત નહીં રાખીશું, ત્યાં સુધી આપણને આપણું સ્વરાજ્ય મળવાનું નથી. આપણે આમાંથી પહેલાં બહાર નીકળવાનું છે, તો જ આપણને આપણું સ્વરાજ્ય મળશે. ऐसा कौन कहता है? लक्ष्मीबाई जूही को समझाती है. वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से. आगे लक्ष्मीबाई जूही को कहती है कि अगर हमें हमारी जो स्वराज्य की नींव है उसे डालना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा, त्याग और तपस्या, बलिदान उसे देना पड़ेगा. उससे ही हमारा स्वराज्य हमें मिलेगा. आगे जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना. जूही क्या कहती है लक्ष्मीबाई को कि महारानी उन्होंने यह भी कहा है, एमणे ए पण कह्युं छे कि स्वराज्य प्राप्ति थी पण वधारे जो कोई महत्वनी बाबत होय तो ए कई बाबत छे मित्रों? स्वराज्यनी स्थापना माटे एक भूमिने तैयार करवानी. स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना અને ભૂમિને તૈયાર કરવા માટે પહેલાં શું કરવું પડે? તો આપણે પોતે એનો પથ્થર બનવું પડે. નીવ એટલે ઇમારત, ઇમારતનો જે પાયો છે એ પાયાને બનાવવા માટે શેની જરૂર પડે મિત્રો? તો કે પથ્થરની. तो जूही कहती है कि भूमि तैयार करनी है और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है हमें. सफलता और असफलता देव के हाथ में है. हमें पहले तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए उसकी भूमि तैयार करनी है, हमें उस नींव का पत्थर बनना है. और बाद में कहती है कि लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? आगे कहती है जूही, और ये सब हमारे हाथ में है. नींव का जो पत्थर बनना है इससे हमें कोई नहीं रोक सकता.
वह हमारा अधिकार है, वो तो हमारा अधिकार है। इसीलिए लेखक ने बताया है कि इस एकांकी में स्त्रियों की भूमिका महत्व की है। आगे लक्ष्मीबाई थोड़ा मुस्कुराती है जूही की बातों से। शाबाश मेरी कर्नल। कर्नल, जूही को कर्नल कहाँ है, उसको शाबाशी देती है मुस्कुराकर। तुम लोगों से मुझे यही आशा है। रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती है, आप अगर इस तरह हिम्मत रखोगे तो अवश्य मुझे मेरी झांसी मिलेगी। इसके बारे में संवाद हो रहा है दोनों के बीच में मित्रों। तो मुस्कुराकर लक्ष्मीबाई जूही को शाबाशी देती है और कहती है कि तुम ऐसे ही हिम्मत रखोगी तो मुझे आशा है एक दिन अवश्य मुझे मेरी झांसी मिलेगी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। क्या करती है रानी लक्ष्मीबाई, જે સ્વરાજ્યની નીવ, જે આપણે સ્વરાજ્ય મેળવવાનું છે એની નીવ, જે પાયો નાખવાનો છે એના પથ્થર જો તમે બનશો, તમારા જેવી મહાન નારિયા બનશે તો નક્કી કહે છે કે એ महान જ હશે એ બાબત। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। लक्ष्मीबाई जूही से क्या कहती है कि यह समय मेरे जीवन काल में आएगा भी या नहीं, मैं यह नहीं कहती, लेकिन आप जैसी महान नारियां इसमें जो अपना काम कर रही हो इससे मुझे खुशी है। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। रानी लक्ष्मीबाई जूही को क्या कहती है कि हमारे पास, मुझे इस बात का दुख है कि हमारे पास जो शक्ति है, जो ताकत है, ये रहते हुए भी हम दुर्बल है, कमज़ोर है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है। क्यों कहती है लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनके पास तात्या जैसा सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। कहने का मतलब है मित्रों कि तात्या जैसा सेनापति होने पर भी जो सेना में अनुशासन होना चाहिए, जो अच्छी बाबतें होनी चाहिए, वह अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। लक्ष्मीबाई जूही से क्या कहती है कि हमारे पास ये जो ग्वालियर का किला है वह है, लेकिन हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों जानती हो क्यों? શું કામ એ બાબતને તું જાણે છે? આમ રાની લક્ષ્મીબાઈ અને જૂહી બંને વચ્ચે પોતાના સ્વરાજ્યનો જે પ્રાપ્તિ કરવાની છે, એની નીવની જે પાયો નાખવાનો છે ઇમારતનો, એને મેળવવાનું છે, એ બાબત માટે આપણે કેમ નિર્બળ રહ્યા છે એ બાબતે ચર્ચા થઈ રહી છે। અને રાની લક્ષ્મીબાઈ જૂહીને સમજાવે છે। जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जवाब आपे छे जूही के हूँ सारी रीते ए बाबतने जाणुं छूं के आपणे लोको विलासितामां डूबेला छे। जे ध्यान आपवुं जोईए स्वराज्य माटे ए आपी शकता नथी। तभी मुस्कुराती हुई मुंडर वहाँ प्रवेश करती है अने त्यां ज मुंडर पोते हसता हसता प्रवेश करे छे। मुंडर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? मुंडर कहे छे, कोणे कह्युं छे कि आपणे भोग विलासिता में डूबेला छीए, अयासी में डूबेला छीए? तब विलासिता में डूबे राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंडर शू कहे छे कि विलासिता में डूबे है राव साहब और सेनापति तात्या। जूही, सहसा नहीं मुंडर, सेनापति नहीं। जूही अचानक कहे छे कि ना, सेनापति विलासिता में डूबेला नथी। मुंडर मुस्कुराती है। मुंडर हसे छे। ओ समझी, हाँ हाँ हूँ समझी गई, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही, तमे तो एनो पक्ष लेवाना ज छो। जूही दर्द स्वर में, मजबूत आवाज में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। शू कहे छे जूही
કે એક મજબૂત સ્વરમાં કહે છે કે હું કોઈનો પક્ષ લેતી નથી, પરંતુ જે સાચું છે, જે સાચી બાબત છે એને છુપાવવાની પણ હોતી નથી। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। जूही क्या कहती है कि सरदार तात्या राव साहब को अपने तन और मन थी पोताना स्वामी माने छे। मुंडर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? शो कहे छे अने तू एमने पोताना स्वामी माने छे? एटले जूही कहती है हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, हूँ पण एमने मारो स्वामी मानूँ छूँ और मानती रहूँगी अने मानती रहीश, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। शू कहे छे मित्रों? जूही मुंडर ने जवाब आपे छे के हूँ एमने स्वामी तो मानूँ छूँ, पण एनाथी पण वधीने जो मारो कोई स्वामी होय तो ये कोण छे? रानी लक्ष्मीबाई महारानी, एमने हूँ मारो स्वामी मानूँ छूँ। और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। एनाथी पण आगळ जूहीनो जुस्सो छे। ए के छे एक स्त्री छे जूही, ए शुं कहे छे पोतानी हिम्मत दाखवता कि रानी से भी बढ़कर, महारानी से भी बढ़कर मैं किसको अपना स्वामी मानती हूँ? तो देश को, अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। शू कहे छे मित्रों के मारा देश माटे हूँ मारा स्वामी ने पण ठुकरावी चूकी छूँ। मुंडर सकपका कर एकदम अचरज पामीने, जूही तू तो नाराज हो गई, मारी आटली वातो थी तू गुस्से थई गई, नाराज थई गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मारो आ मतलब नहीं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? मुंडरनो कहेवानो मतलब शुं छे मित्रों? जूहीने शुं समजावे छे के मारो मतलब कांई बीजो नथी, परंतु ज्यारे ते मनथी जो एमने तमारा स्वामी मानी ज लीधा होय तो पछी आ बाबतने समजावी जोईए। कई बाबत? तो के आज भोग विलासितामां पड्या छे एमांथी बहार निकळीने आपणे जे स्वराज्यनी नीव जे मेळववानुं छे, एनो पायो जे नाखवानो छे, एनी प्राप्ति करवानी छे, एना माटे कंईक करे। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंडर। लक्ष्मीबाई शू कहे छे के जूहीए एने रोक्यो छे। मुंडर ने जवाब आपे छे लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। शू कहे छे के हूँ पण जाणुं छुं के ज्यारे राव साहेब एने नृत्यांगना छे जूही तो कहे छे नृत्य करनारी, ज्यारे एमने बोलावा आव्या हता त्यारे तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह से धुतकार दिया। तात्या ने पण ना कही दीधी, गुस्साथी एमने धुतकारी दीधा के मारे नाच गान करवो नथी। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने जवाब आपे छे गुस्साथी के हूँ कोईना माटे नहीं, कोईना माटे हूँ नृत्य ना करूँ, परंतु मारा स्वराज्य माटे हूँ नाची सकूँ छूँ। बराबर नाचती रही हूँ अने एना माटे बराबर समये समये नाचती रही छूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। शू कहे छे? मारी जे आ नृत्य करवानी कला छे ए कलाने आ रीते विलासितामां डूबेला लोको माटे हूँ एमना माटे गळानी जे फांसी लगाववामां आवे छे एनो फंडो नहीं बनी सकूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, अने जे लोको मने आ रीते कहेशे एमने हूँ ठोकर मारी दईश। मित्रों, आजे आपणे आटलुं शीखवाना छीए। मित्रों,
આગળના એકમ સાથે ફરી પાછા મળીશું નવા વિચારો સાથે. ત્યાં સુધી આપનું ધ્યાન રાખશો. અસ્તુ.